7 दिनी शबस थी। हिमाचल प्रदेश की वीर भूमि में जन्मे 52 वीर सैनिकों ने भी इस युद्ध में शहादत दी थी और इन्हीं में से कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनकी वीर गाथा आज भी हर प्रदेशवासी की जुबान पर है। कैप्टन विक्रम बत्रा जब 1 जून 1999 को कारगिल युद्ध के लिए गए तो उनके कंधों पर राष्ट्रीय श्रीनगर लेह मार्ग के बिल्कुल ठीक ऊपर महत्वपूर्ण चोटी 5140 को दुश्मन फौज से मुक्त करवाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। ये लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच के कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर हुई थी, जिसकी शुरुआत पाकिस्तानी सैनिकों ने की। इन्होंने भारतीय हिस्से में घुसपैठ कर अपने ठिकाने बना लिए थे, लेकिन आखिर भारत में इन्हें खदेड़ दिया। तो लड़ाई की शुरुआत जब पाकिस्तानियों ने की, आतंकवादियों ने की, क्योंकि उनको आतंकवादी कहना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से उन्होंने पीठ पर छुरा भोंककर ये छत में युद्ध छेड़ा था, तो उनको आतंकवादी भी कहना कोई बड़ी बात नहीं है। तो भारतीय क्षेत्र में उन्होंने घुसपैठ की, खुद उनके स्थानों को बुरी तरह से भारतीय सेना ने तबाह किया। आपको बता दें कि जो हमें लाभ सबसे ज़्यादा स्थानीय चरगाहों का मिला, जब उनके द्वारा जानकारी मिली कि भारतीय सेना ने घुसपैठ वाले जो सभी स्थान हैं उन पर घुसपैठ हो रही है, उसका पता लगाया और ऑपरेशन विजय की शुरुआत की गई। शुरुआत में बेशक अधिक ऊंचाई पर होने के कारण पाकिस्तान की सेना को फायदा तो मिल रहा था, लेकिन इससे भी भारतीय सैनिकों का मनोबल कम नहीं हुआ और आखिर में उन्होंने जीत का परचम लहरा दिया। सेना ने फिर 26 जुलाई 1999 को घोषणा करते हुए बताया कि मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और उसी दिन के बाद से हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। हालांकि भारत के लिए यह जीत काफी महंगी भी साबित हुई। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि भारत के 527 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि पाकिस्तान के 357 से 453 सैनिक मारे गए थे। तो अब क्या थी इस लड़ाई की वजह? पाकिस्तान के सैनिकों को किस तरह से उन्होंने ऊंचे पहाड़ों पर घुसपैठ की और उन्होंने अपने ठिकाने बना लिए, क्योंकि जगह हमारी थी, क्योंकि ऊंचाई पर थे, तो उन्होंने इसका खूब फायदा भी उठाया। इसके बदले में वो जो नीचे के हिस्से में मौजूद भारतीय सैनिक थे, उन पर आसानी से गोलीबारी कर पा रहे थे। पाकिस्तान ने युद्ध के दौरान 2 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया था, जबकि एक अन्य लड़ाकू विमान ऑपरेशन के द्वारा क्रैश हो गया था। लेकिन बाद में खुद को फंसता देख पाकिस्तान ने अमेरिका से हस्तक्षेप करने को कहा, लेकिन वहां उसे मुंह की खानी पड़ी। कारगिल युद्ध के खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने इसमें से किसी भी तरह की भूमिका होने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि भारत कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानियों से लड़ रहा था। हालांकि युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों को बाद में पाकिस्तान ने सम्मानित भी किया और इनके द्वारा मिलने के बाद मेडल से भी उन्हें नवाजा, जिससे पाकिस्तान का जो दावा था वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ साबित हुआ। तो वहीं भारत ने कारगिल युद्ध के बाद रक्षा क्षेत्र में बजट का बड़ा हिस्सा खर्च करने का फैसला भी लिया। आज इसी पूरे विषय को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। लड़ाई की शुरुआत उस समय हुई जब पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की। घुसपैठियों ने खुद को प्रमुख स्थानों पर तैनात किया, जिससे उन्हें संघर्ष के दौरान और शुरुआती दौरान रणनीतियों के बारे में लाभ भी मिला। स्थानीय चरवाहों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर भारतीय सेना ने घुसपैठ वाले सभी स्थानों का पता लगाया और फिर ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। शुरुआत में बेशक अधिक ऊंचाई होने पर पाकिस्तान की सेना को फायदा मिल रहा था, लेकिन इससे भी भारतीय सैनिकों का मनोबल कम नहीं हुआ और आखिर में उन्होंने जीत का परचम लहरा दिया। सेना ने फिर 26 जुलाई 1999 को घोषणा करते हुए बताया कि मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। उस दिन के बाद से हर साल कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि भारत के लिए ये जीत काफी महंगी भी साबित हुई। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि भारत के 527 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि पाकिस्तान के 357, 553 सैनिक मारे गए थे। अब आपको बताते चलते हैं कि आखिर लड़ाई की वजह क्या थी। पाकिस्तान के सैनिकों और आतंकवादियों ने कारगिल के ऊंचे पहाड़ों पर घुसपैठ करके अपने ठिकाने बना लिए थे। चूंकि वो ऊंचाई पर थे, तो उन्होंने इसका खूब फायदा भी उठाया। इससे वो निचले हिस्से में मौजूद सैनिकों पर आराम से गोलीबारी कर पा रहे थे। पाकिस्तान ने युद्ध के दौरान 2 भारतीय लड़ाकू विमानों को भी मार गिराया था, जबकि एक अन्य लड़ाकू विमान ऑपरेशन के दौरान क्रैश हो गया था। लेकिन बाद में खुद को फंसता देख पाकिस्तान ने अमेरिका से हस्तक्षेप करने को कहा, लेकिन वहां से उसे मुंह की खानी पड़ी।
लड़ाई के बाद क्या हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए आपको बताते चले। कारगिल युद्ध के खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने इसमें किसी भी तरह की भूमिका होने से इनकार कर दिया और कहा कि भारत कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी से लड़ रहा था। हालांकि युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों को बाद में पाकिस्तान ने सम्मानित किया। इन्हें हार मिलने के बाद भी मेडल से नवाजा गया, जिससे पाकिस्तान का दावा दुनिया का सबसे बड़ा झूठ साबित हुआ। वहीं भारत ने कारगिल युद्ध के बाद रक्षा क्षेत्र में बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च करने का फैसला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो विजय, ऑपरेशन विजय, जो काफी महत्वपूर्ण है हमारे देश की अस्मिता के लिए, हमारे देश के सम्मान के लिए, हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए, क्योंकि आज के दिन हमें गर्व महसूस होता है कि जो हमारे जवान थे, जो देश के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने अपने देश को कब्जा होने से बचाया और जो दुश्मन मुल्क पाकिस्तान था उसको नाको चने चबा दिए। यही हमारी वीरता है और यही वजह है जिसकी वजह से आज के दिन हम कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के साथ कुछ ना कुछ मसलों को लेकर युद्ध करने के प्रयास में रहता है, लड़ाई करने के प्रयास में रहता है, और खासकर भारत में अगर वो आमने सामने से सही तरीके से नहीं टकरा पाता है तो वो कुछ ऐसे तरीके भी अपनाता है, जैसे पाक की तरफ से आतंकवादी भारत को भेजना या इस तरह के तमाम भारत का माहौल खराब करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन आज तक पाकिस्तान पूरी तरह से कहीं भी कामयाब नहीं हो पाया है और यही हमारी विजय है और यही हमारी सेना की वीरता है। आज हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, दोनों मेहमानों से हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ अनुपम तिवारी जी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, काफ़ी जानकारी रखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कारगिल विजय दिवस है, कैसे देखते हैं हमारे वीरों ने कितनी वीरता से इस दिन को आज मनाने के लिए हमें प्रेरित करने के लिए ये आज का दिन हमें मिला है, किस तरह का उनका योगदान रहा, कितनी कुर्बानियां रही? देखिए, कारगिल विजय एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर जितना भी लिखा जाए, जितना भी कहा जाए वो कम है। नौजवान लड़के, 20, 21 साल, 22 साल के लड़के सीमा पर, सरहद पर हमारे देश की रक्षा करते हुए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। हमारे देश का तिरंगा उन जगहों पर लहरा देते हैं जहां पर घुसपैठियों ने कब्जा कर रखा था और उनको चूहे की तरह उनके बिल से निकाल करके खदेड़ देते हैं। एक ये ऐसी शौर्य गाथा है, अगर आप इंडिविजुअली देखें, कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में देखें, कैप्टन अनुज नायर के बारे में देखें या लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के बारे में देखें, सबके बारे में अलग अलग कहानियां उपन्यास के रूप में लिखी जा सकती हैं। मतलब एक एक इंडिविजुअल की कहानी इतनी बड़ी है कि जिससे आपका गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा, आपको आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनकी किन परिस्थितियों में, किन हालातों में इन नवयुवकों ने लड़ाइयां लड़ी थी और दुश्मन ऐसा था जो कि पोजीशन की वजह से, अपनी स्थिति, लोकेशन की वजह से वो इन रणबांकुरों से ज्यादा ऊंचाई पर बैठा हुआ था और इनसे बेहतर स्थिति में था। उसके बाद भी ऐसे दुश्मन को नाके चने चबवाना और एक एक लड़ाई की अपनी अपनी गाथा बनाते हुए चलना और अंत में 20 दिन के अंदर इस पूरे युद्ध को, पूरे कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त कर देना, ये भारतीय सेना के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन है। और इस विजय के लिए जिन बहादुरों ने अपनी शहादत दी है, उन बहादुरों को हर दिन नमन करने के लिए आपको नमन करना चाहिए और हर एक दिन ऐसा होना चाहिए कि भारत इन शहादतों को याद करे, इनसे प्रेरणा ले और आगे ऐसी शहादतें न हो पाए इनके बारे में भी विचार करे। क्योंकि देखिए, बहुत बड़ी कीमत हमने चुकाई है। कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे लड़के अगर आज जीवित होते तो शायद भारतीय सेना का इतिहास, भारतीय सेना का हाल और बेहतर हो सकता था। लेकिन दुर्भाग्यवश आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनकी गाथाएं हमारे बीच में हैं। तो मुझे लगता है कि ये दिन उस वीरता को नमन करने का है जो हमने अपनी आंखों से देखी थी, जो भारत ने अपने बहादुर नौजवानों से जो चीज उम्मीद करी थी, वो नौजवान उस पर 100% खरे उतरे और उससे बेहतर करके दिया। अब यहाँ पर अगर आप पूछें कि इस दिन को हम कैसे याद करें, तो इस दिन को फिलहाल आज हम विजय के रूप में याद करते हैं। हमारी सेना का एक शौर्य है, जिस शौर्य को गाने के लिए आज का दिन बेहद उपयुक्त है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब भी जुड़ गए हैं, रक्षा क्षेत्र में भी काफी जानकारी रखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। प्रफुल्ल सर, मैं जानना चाहूंगा, कारगिल दिवस आज हम मना रहे हैं, हमारे देश के लिए गर्व का विषय है, हमारी अस्मिता के सम्मान का विषय है। किस परिस्थितियों में हमारे देश के जवानों ने ये युद्ध पर फतेह प्राप्त की और क्या क्या उनके साथ समस्याएं रहीं?
देखिए, मैंने कारगिल की लड़ाई में 1971 में इन जगह पे अटैक किया है। मुझे पता है एग्जैक्टली क्या हुआ। देखिए, जो नरेशन होती है वो बहुत अच्छी है। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, ये दिवस है नमन करने का भारत के वीरों का। 527 मारे गए। ये एक छोटी लड़ाई थी, बड़ी लड़ाई नहीं, पर ये 3 महीने चली। क्यों? क्योंकि हमारी डिसीजंस में गलती थी। पाकिस्तानी हमारी जगह पे क्यों 132 पोस्ट पे कैसे आके बैठे? वो ऐसे आके बैठे क्योंकि हमने बड़ी आराम से एक नीति बनाई हुई थी कि सर्दी में तुम भी खाली कर दो, सर्दी में हम भी पोस्ट खाली कर दें। बड़ी कोजी अरेंजमेंट है। फिर जब तुम आओगे फिर हम आएंगे, फिर आपस में साफ बात होगी। पाकिस्तानियों ने 2-3 बार तो किया और फिर एक बार चतुराई दिखाई। पहले पहुंच गए और उन्होंने हमारी जगह पे भी कब्जा कर लिया। हमें पता ही नहीं था। हमारी जगह पे कब्जा करके सीमेंट का बंकर बना दिए, फिर भी पता नहीं चला। हमें गडरियों ने बताया हमारी फौज को कि भाई वहां पे छुपे हुए हैं। हमारी इंटेलिजेंस का टोटल फेलियर था ये। और सिर्फ हमारी इज्जत बचाई हमारे बहादुर जवानों ने, खून की नदियां बहा दी उन्होंने, और तभी हमारे को ये विजय हासिल हुई है। नहीं तो हमारी हार होने वाली थी यहाँ पर, क्योंकि हमने गलत नीतियां अपनाई, सुस्ती कर गए और हमारे कमांडर्स में और ब्यूरोक्रेसी में, एमओडी में तालमेल नहीं था। हमने गलत नीतियां अपनाई थी कि हाँ फौज को खाली करने दो। कभी हो सकता है कि आप कह दीजिए यहाँ सर्दी होती है बहुत, हम पोस्ट खाली करके जा रहे हैं? ये कभी सुना है आपने कहीं पे? ये यहाँ पे शुरू कर दिया था, जैसे चाइनीज के साथ में शुरू कर दिया था कि आप भी मत हथियार लाओ, हम भी मत हथियार लाएं, और वो अरेंजमेंट चले। ये जो है ये तब होता है जब ब्यूरोक्रेसी का ज्यादा मिश्रण हो जाता है फौज के अंदर और फौजी कमांडर की आवाज दब जाती है, तब ये होता है। और ये कारण था। और कारगिल लड़ाई हमें इसलिए महंगी पड़ी। अनुपम तिवारी साहब अभी कह रहे थे इतने ज्यादा लाख हुए, 527 शहीद। ये कभी हो सकता है इतनी छोटी 2 ब्रिगेड लेवल की लड़ाई के अंदर? ये तो रेट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रेट नहीं है, क्योंकि इस तरीके से इस रेट पे हमारी शहादत हुई। और दूसरी बात है, हमने एयरफोर्स को लाने में देरी कर दी। 3 हफ्ते बाद एयरफोर्स को लेके आए। मई की पहली हफ्ते में लड़ाई शुरू हो गई थी, जुलाई तक चली, और हमने मई के एंड में एयरफोर्स को लाए। क्यों? इसलिए कि हमें नीति में पता ही नहीं था, कंफ्यूजन थी कि हम शायद पाकिस्तानी एस्केलेट कर देंगे, फिर हमारी बमबारी हो जाएगी, इत्यादि इत्यादि। और हमने अपनी फौज को, अपनी एयरफोर्स को अपने लिमिट के अंदर रखा, यानी कि एलओसी के इस साइड में रखा। ठीक है, हम मानते हैं वो पहले भी कर सकते थे। आपने हमारी आर्मी को इतनी देर बाद एयर सपोर्ट क्यों दिया? ये गलती हुई हमारे से। ये कारगिल की रिपोर्ट लिखी गई है, सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट और रिपोर्ट्स हैं, उनका खुलासा होना चाहिए आपके मीडिया में, फिर पता चलेगा। बहादुरी इनकी है, हम शहादत मना रहे हैं इनकी, और हमें रंज है कि हमारे इतने बहादुर बेटे चले गए। क्यों चले गए? उसकी जिम्मेवारी कौन उठाएगा? ये हंसी खेल नहीं है कि कविता लिख दी हमने और ऐसे पढ़ दिया, निबंध लिख दिए तो बात खत्म हो जाएगी। ऐसे बात खत्म नहीं होती। ये अब जागरूकता का टाइम आ गया है और इस सरकार ने सारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। कारगिल कमेटी की रिपोर्ट पे काम किया जा रहा है और तहत सब कुछ होगा, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो। क्वेश्चन है गलती क्यों हुई? जी जी, अनुपम सर, आप अब किस तरह से देखते हैं कि पहले की अपेक्षा अब हमारा जो सैन्य बल है, हमारी जो तकनीकें हैं सेना के पास या हथियार हैं, वो हम अब पहले से कितने मजबूत हैं? देखिए, सेना का जो सुधार है वो एक सतत प्रक्रिया है। आप समय के साथ साथ सुधरते रहते हैं, नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, उनको एकोमोडेट किया जाता है सेना के अंदर। अगर मैं इसको एक दुर्भाग्य मानता हूं कि हमारी भारतीय सेना को जागने में कारगिल जैसा युद्ध देखना पड़ा। कारगिल युद्ध के बाद चीजें बहुत तेजी से बदली थी। कारगिल युद्ध के बाद मैं सर्विस में था उस समय पर, और मैंने खुद देखा है कि अचानक से बहुत सारे परिवर्तन आए, छोटे छोटे परिवर्तन आए, बड़े बड़े परिवर्तन आए, पॉलिसी लेवल पे चेंजेस हुए और डे टू डे एक्टिविटीज में चेंजेस हुई। बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारे प्रोक्योरमेंट किए गए। कुछ चीजें जैसे कारगिल के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या थी वो कि हमारे सैनिकों के पास कारगिल युद्ध के समय वहां पर ठंड में पहनने वाले जूते तक नहीं थे। आज की स्थिति ये है कि वो सारी चीजें जो कि वहां पर चाहिए होती हैं वो भारतीय सेना को मुहैया करवा दी गई हैं, लगातार करवाई जा रही हैं। और
मुझे लगता है कि इन सब चीजों का तो एक दायरा है कि एक दायरे के अंदर एक प्रक्रिया के तहत उन सब चीजों को लाया जाता है, लेकिन जो बड़ा बदलाव होना चाहिए था पॉलिसी के ऊपर, उस पॉलिसी से मुझे अब भी कुछ कमियां लगती हैं, उनके अंदर और बदलाव होना चाहिए था। समय के हिसाब से सेना को आधुनिक बनाना चाहिए था। देखिए, हम अपनी सेना को प्रोफेशनल बना रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल किस तरह से बना रहे हैं? हम विदेशियों के साथ केवल युद्धाभ्यास कर रहे हैं, युद्धाभ्यास करते हैं, अलग अलग कंट्रीज के पास जाते हैं, ब्रिटेन के पास जाते हैं, अमेरिका के पास जाते हैं, इजराइल के पास जाते हैं, उनसे लड़ाइयां लड़ते हैं और लड़ाइयां लड़ने के बाद वापस आ जाते हैं। हम उनसे कुछ सीखते हैं, हमारे सैनिक सीखते हैं, लेकिन वो जो विदेशी लोग जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम अपनी सेना को अभी फिलहाल मुहैया नहीं करवा रहे हैं। मुहैया करवाना चाहिए। इस गति में थोड़ा तेजी लानी पड़ेगी। देखिए, हमें पता है कि भारत एक गरीब देश है, इसमें बहुत अत्याधुनिक संसाधन नहीं लाए जा सकते हैं, लेकिन गरीबी से निकलना होगा। रक्षा का क्षेत्र में आप किसी तरह से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। भारत देश की सुरक्षा किसी भी अमीरी और गरीबी से बड़ी है। भारत की सेना को मजबूत करना ही पड़ेगा। हालांकि पिछले 20 वर्षों में काफी सुधार हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सुधार की गति में तेजी और ज्यादा होनी चाहिए। चलिए बख्शी सर, आप किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ तकनीकी जो सुधार हैं वो आवश्यक हैं और कितने सुधार आवश्यक हैं, कहां कमियां अभी भी हैं? देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है, सुधार बहुत आवश्यक है। और ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि हमने बहुत देरी कर दी है, 20 साल 22 साल निकाल दिए हैं और अभी भी वही बात पड़ रही है। अभी जब लड़ाई शुरू हुई थी तो हमारे रक्षा मंत्री लास्ट ईयर मिग 29 में सुखोई लेने के लिए गए हुए थे। ये तो बहुत पहले आ जाने चाहिए थे। कारगिल कमेटी रिपोर्ट के बाद लिखा गया था हमें 126 जहाजों की जरूरत है। 22 साल हो गए, अभी तक नहीं हमने पूरा किया। 2-2, 3-3, 4-4 करके रफाल आ रहे हैं। अभी तक 122 जहाज, एक हमारी स्क्वाड्रन की कमी, एयरफोर्स के स्क्वाड्रन 45 होने चाहिए, 30 से नीचे आ गए हैं। हमारे पास कम से कम 300 फाइटर्स की कमी है इस समय, और ये समय इस कमी को कैसे पूरा किया जाएगा? इतनी देर हमने लगा दी है, अभी तक हमने अपना आर्टिलरी का गन ठीक नहीं बनाई है। अभी कोरियन गन को कॉपी कर रहे हैं, वज्रा बना रहे हैं। अभी तक 155 मिलीमीटर का शेल नहीं। कारगिल की लड़ाई में हम अपना झोली लेके घूम रहे थे बाहर कि हमें 155 मिलीमीटर MM का शेल चाहिए बोफोर्स के लिए। सोने के भाव बेचा था लोगों ने हमें। ये तो हमारी हालत थी और अभी तक हमें जागरूकता नहीं आई है। इसका हमें बहुत रंज है। इसलिए रंज है, ये फौज की कार्रवाई नहीं है, ये होती है गवर्नमेंट की कार्रवाई। आज फौज को आप पूरा सामान दीजिए, वो उसको इस्तेमाल करेगी। अगर आप फौज को जो भी सामान दोगे वो उसको इस्तेमाल करेगी। नहीं भी होगा तो खाली हाथ लड़ेगी, डंडों से लड़ेगी। वो तो लड़ेगी जरूर, और उसके फौज में डर भी है। क्वेश्चन है हमारी सरकार को क्या हो जाता है, क्योंकि उनको समय नहीं है इस बात का सोच विचार करने का, इस पे चिंतन करने का, डॉक्ट्रिन लिखने का, पॉलिसी चेंज करने का। और जो रिपोर्ट होती है उसको छुपाते फिरते हैं। अभी तक आप इतने बड़े एंकर हैं, क्या आपने कारगिल रिपोर्ट पढ़ी है पूरी? क्या आपने 1962 की हेंडरसन बुक्स रिपोर्ट पढ़ी है? नहीं पढ़ी। सारी मीडिया को दिखानी चाहिए, क्यों छुपा रखी है? ये सारी की सारी जो बातें हैं ये आपको पूछनी चाहिए। हमारे मुंह से निकलते वक्त ठीक नहीं लगता, आप तो फौजी हैं, पर जब आप बोलेंगे तब निकलेगी बात, तब बात पूरी होगी। मैं तो रोष में हूं, मेरे को तो दुख हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। पर आप क्यों चुप हैं? मीडिया क्यों चुप है इस बात से कि अभी तक रिपोर्ट नहीं आई? तभी हमारी हालत खराब है। स्वावलंबी हम हैं नहीं बिल्कुल फौज में, अपनी आर्मामेंट में कोई भी मेजर आर्मामेंट नहीं बनाते। प्राइम मिनिस्टर मोदी तो अभी अमेठी में राइफल फैक्ट्री का उद्घाटन कर रहे हैं 2 साल पहले। तो आप बताइए, ओरिजिनल एक राइफल नहीं है आपके पास में, और आप फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी बोलते हैं अपने आप को। बाहर से खरीदते हैं। बाहर से खरीदे सामान से लड़ाई नहीं होती, सिर्फ चौकीदारी होती है। सर, अगर आपको लड़ाई करनी है। बख्शी सर, मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि जितना हमको ज्यादातर देखा जाता है कि जो हथियार हैं वो बाहर से ही आयात किए जा रहे हैं, क्या हमारे यहाँ की जो तकनीकी से बनाए गए हथियार हैं उन पर सेना को भरोसा नहीं है या देश की सरकार को भरोसा नहीं है? देखिए, बहुत कम हथियार बनाए गए हैं। जो पहले अर्जुन टैंक था वो इतना भारी था, फौज ने कह दिया था कि ये बहुत भारी टैंक है, आप कुछ करो करिए। एक टैंक का इंजन नहीं बनाते, तो इंजन भी बाहर से, टैंक का मेटल भी बाहर से। कहते हैं ना, तिफल में बुआ है क्या माँ बाप के एतबार की, दूध तो डिब्बों का है, तालीम है सरकार की। बात क्या है, अपना क्या है इसमें? क्योंकि हम नहीं बना रहे, क्योंकि हमने अपने DRDO को कहा नहीं। 62 में आपकी 44 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज क्या कर रही थी? कोई तोप नहीं बन रही थी, कॉफी पर्कुलेटर बन रहे थे। कॉफी पर्कुलेटर, क्योंकि आपके रक्षा मंत्री को कॉफी नहीं पसंद थी।
इसलिए कॉपी परपरेटर बन रहे थे। मैं आपके टेलीविजन पे बोल रहा हूँ, चैलेंज कर लीजिए मुझे। जो ये इसको आप किस तरीके से देखेंगे, ये किसके खाते में ये जुर्म लिखेंगे? ये सारा का सारा जो प्रॉब्लम है ये हमारी सोच के कारण है। हमारी सोच इस समय लड़ने वाले आदमी की सोच नहीं है, हमारी सोच है बहाने बनाने वाले आदमी की सोच। तभी तो हमारे व्याख्यान भी होता है, हम पहले लड़ाई नहीं करते, हम शांति प्रिय हैं, एक गाल दूसरा गाल इत्यादि इत्यादि। ये सारी की सारी जो है ना लड़ने के तरीके हैं। अगर ये बात से पूछिए, ये बात इजराइल से पूछिए, वो क्या जवाब देगा? इजराइल के एक अफसर ने मुझे बताया था जब गलवान में घुस रहा था चाइनीज पिछले साल, कि ये क्या कर रही है, आप देखो आईटीबीपी सामने बैठी है, आप आर्मी पीछे बैठी है, एक होम मिनिस्ट्री के अंडर में है, एक डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में है, ये देते राम दिलाते राम, क्या ये हो क्या रहा है? माइंड यू वो हंस रहे थे हमारे पर। उसने मेरे को आधे घंटे लेक्चर दिया। मैंने कहा यार मेरे को क्या बता रहे हो, मुझे पता है। ये क्वेश्चन ये है मेरे दोस्त कि जब तक हम इसमें जागरूकता नहीं लाएंगे और हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी इस सब्जेक्ट को पढ़ती नहीं है, कॉलेज में सिक्योरिटी सब्जेक्ट ही नहीं है, तो किसी को पता नहीं कुछ भी, कि वो सब सोचते हैं जो मिनिस्ट्री ने बोल दिया, जो रक्षा मंत्री ने बोल दिया वो भगवान का सच है और बाकी सब झूठ। ये है ही हो नहीं सकता। देखिए शस्त्रों में और शास्त्रों में ये अंतर है कि अगर आपको शस्त्र उठाना है, शास्त्र पढ़ना है, तो उससे पहले शस्त्र चलाना आना चाहिए, तब आप शास्त्र की रक्षा कर सकते हैं, यानी कि अपने कल्चर और संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। यही प्रॉब्लम है हमारे को, हमारे में अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि तक्षशिला पंजाब में पाकिस्तान में चला गया है, तभी उसकी टीचिंग अभी तक हमारे पास नहीं है। चाणक्य नीति CIA पढ़ाता है, हमें नहीं पता। क्वेश्चन ये सारे के सारे हैं। इसीलिए हमको अब टोटल रिवैम्पिंग और जागृति लानी पड़ेगी। कोई हथियार अभी काम का नहीं बन रहा। रफाल आया है, आ रहा है, वो अभी 8-9 साल लगेंगे उसको बनाने में। अनुपम सर आपसे एक सवाल है मेरा। जिस तरह से जो और देशों की सेनाएं हैं, खासकर इजराइल वगैरह, अगर इनकी हम बात करें, जो काफ़ी एक्टिव रहती हैं, कि इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी इनको भनक होती है तो ये तुरंत उस चीज़ को झपक लेते हैं। लेकिन हमारे साथ, हमारे देश के साथ एक स्थिति देखी जाती है कि हमले होते हैं, कोई आतंकवादी आता है, गोलीबारी भी होती है, उसको बाद में पूरे मामले को ढील ढाल तरीके से बस छोड़ दिया जाता है। हम आक्रामक क्यों नहीं हैं? या इसको रोक रहा है कोई, या सरकार इसको रोक के रखती है कि एकदम आक्रामक नहीं होना है? क्यों हम आक्रामक नहीं हो सकते? अगर कोई हमारे अंदर क्षेत्र में घुसकर, कोई दूसरे देश से घुसकर हमारे यहाँ कुछ गलत कर रहा है, तो हम आक्रामक क्यों नहीं है? आजादी के बाद से जो मुझे सबसे बड़ी समस्या लगती है कि भारत में सुरक्षा को, यानी इंडियन आर्मी को, इंडियन मिलिट्री को हायरार्की में बहुत नीचे रखा गया है। ऊपर के जो 3-4 पोस्ट हैं वहां पर आपको इंडियन आर्मी का कोई एक आदमी दिखेगा ही नहीं। अपने थल सेनाध्यक्ष हो या CDS हो, वो भी टॉप 3 टॉप 4 में नहीं होते हैं, और ये हमारी एक कड़वी सच्चाई है। देखिए समस्या ये है कि हमने कभी सेना के काम को प्रायोरिटी में रखा ही नहीं है। हम हमेशा अपने आप को एक डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और ये दुनिया भर की बातें कह करके एक शांतिप्रिय देश बनने के चक्कर में हमने अपनी आक्रामकता खो दी है। और ये देखिए, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आता है कि हम गांधी को तो फॉलो करते हैं, लेकिन गांधी के सत्याग्रह में छुपे हुए आक्रोश को हम फॉलो नहीं करते हैं। हम गांधी जी की बातों को लिटरली ले लेते हैं। हमें लगता है कि गांधी जी ने बोला था कि सत्य बोलिए, अहिंसा बोलिए, लेकिन उस अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए आपके अंदर एक आक्रोश होना चाहिए। वो अहिंसा भी आपको एक आक्रोश की तरफ ले जानी चाहिए। गांधी जी का नीचे छिपा हुआ जो तथ्य है, ये हमको पढ़ाया ही नहीं जाता है, हम लोग समझते ही नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि देखिए, हमने क्या है कि चीजों को बहुत गलत ढंग से ले लिया है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं मैं राजनीति को देखता हूं। राजनीति और ब्यूरोक्रेसी का जो गठबंधन है, उसने सेना को कई जगह पीछे धकेल दिया है। आप कोई भी युद्ध उठा करके देख लीजिए, भारत चाहे जीता हो, चाहे 1962 हो जिसमें भारत हारा था, कोई भी आप युद्ध उठा करके देख लीजिए, हर जगह पे पॉलिसी लेवल पे आपको प्रॉब्लम दिखेंगी, हर जगह पे ब्यूरोक्रेसी लेवल पे आपको प्रॉब्लम दिखेंगी, क्योंकि हमने चीजों को बहुत उलझा दिया है। बाकी देशों से अगर आप तुलना करें, चाहे इजराइल से करें, चाहे US से करें, वहां पर इन सब चीजों को बाकायदा प्रायोरिटाइज किया गया है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। US आर्मी का एक जवान जब रिटायर होता है, तो उसके बाद, रिटायरमेंट के बाद, उसके सामने ढेरों ऑप्शन खुले होते हैं। वो अपनी जीविका चलाने के लिए दर की ठोकरें नहीं खाता है, बैंकों में सिक्योरिटी गार्ड बन के नहीं खड़ा होता है। वो उसका प्रोफेशन है, उसके प्रोफेशन ने उसको सिखाया है कि उसको समाज उसकी इज्जत करे, और जो उसने चीज कमाई है
उसको, वो समाज को रिटायरमेंट के बाद भी देता है। आप उठा करके देख लीजिए, आपको जितने भी बैंक मिलेंगे, जितने भी बड़े बड़े प्रतिष्ठान मिलेंगे, वहां पे चौकीदारी करता हुआ एक पूर्व सैनिक मिलेगा आपको। बिल्कुल सर। ये हमने अपने पूर्व सैनिकों की हालत कर रखी है और यही हमारी सोच है। मैं इसलिए बहुत छोटे स्तर का एग्जांपल दे रहा हूं कि हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। हम बहुत सारी पॉलिसी से बातें करते हैं, हम बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, चीजों पे बातें करते हैं, ऐसा होना चाहिए था जी, वैसा होना चाहिए था। अरे हमें एज ए समाज अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हम इजराइल तभी हो सकते हैं, जैसे विंग कमांडर साहब ने कहा था कि हमें अपने करिकुलम में इन सब चीजों को लाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बच्चे हमारे सिर्फ विक्रम बत्रा की शहादत सुनने के लिए नहीं बने हुए हैं, हमारे बच्चे विक्रम बत्रा को फॉलो करने के लिए बने हुए हैं। हमारे बच्चे विक्रम बत्रा बने। विक्रम बत्रा सिर्फ एक है, उसकी कहानियां सुनते रहे, ये बहुत गलत बात होती है। विक्रम बत्रा हमारे देश का हर बच्चा होना चाहिए। यूनिवर्सिटी से जो भी लड़का निकल रहा है उसके अंदर विक्रम बत्रा और मनोज पांडे और अनुज नायर होने चाहिए। मैं तो ये मानता हूं, इसलिए हमें अपनी सोच से बदलाव करनी चाहिए। जी सर। प्रफुल्ल सर, एक आखिरी कमेंट आपका। ये मैं बड़ा आभारी हूं अनुपम जी का कि उन्होंने पूरी फौज की एक जो अंदर की छुपी हुई आवाज को बोल दिया। शुक्र है हमें नहीं बोलना पड़ा। ये बहुत ही ये समझ सकते हैं, बाकी को समझ आ जानी चाहिए, ऊपर तक समझ आ जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, अब हमको जागरूकता आ रही है, तो हमको 2020 उसका पूरा खुलासा करना पड़ेगा। और जो हाथ में अभी सामने आपके प्रॉब्लम है चाइनीज बॉर्डर के ऊपर, उसको ठीक से सॉल्व करना पड़ेगा। हमको चाइनीज से झुकना नहीं है और इस सेक्टर में हम ताकतवर हैं। पाकिस्तान को, पीओके को जब तक हम लेंगे नहीं, तब तक पाकिस्तान हमारे सामने इसी तरीके से हरकत करता रहेगा, चाइना हरकत करता रहेगा। हमें जल्द से जल्द स्वावलंबी बनना है, चाहे सरकार को जो भी कुछ करना पड़े, सारे हथियार खुद बनाने होंगे। और जागरूकता लाने की बात है, ये करिकुलम यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में इस सब्जेक्ट को पढ़ाना और नेशनल सिक्योरिटी पढ़ानी होगी, तब आपके एक एक बच्चे को पता चलेगा ये है क्या खेल। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में। और आज ऑपरेशन विजय है, मना रहे हैं हम, विजय दिवस है, कारगिल विजय दिवस है, जहां हमारे सैनिकों ने हमारे आत्मसम्मान की रक्षा की, हमारे देश की रक्षा की। और ऐसे शहीदों को स्वदेश न्यूज़ परिवार पूरी तरह से सलाम करता है, प्रणाम करता है। और फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।